मैं हूं अंकित अवस्थी। सामान्यतया जिन्हें एडवेंचर पसंद होते हैं वो एडवेंचर के नाम पर एक बहुत बड़ा एडवेंचर प्लान करने की सोचते हैं। उनमें से कुछ लोग उसे हासिल कर जाते हैं। दुनिया में तमाम प्रकार के रोमांचकारी कार्यों में से एक सबसे रोमांचक जिसे माना जाता है वो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना। दुनिया की सबसे ऊंची ऐसी जगह जिसे इंसान ने हमेशा मिसाल में पाया, वहां पहुंचना। तो हजारों की संख्या में लोग इस काम को करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में पहुंचते हैं, लंबी कतारें लगती हैं। उनमें से कुछ लोग पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते। जो पहुंच जाते हैं वो पर्वतारोही अपने आप को हमेशा माउंट एवरेस्ट के पर्वतारोही के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सब तो एक तरफ है, लेकिन खबर निकल कर आती है कि इस पूरी कहानी में एक स्कैम हो रहा है। स्कैम क्या है? क्या साहब स्कैम के नाम पर लोगों को माउंट एवरेस्ट की जगह कोई दूसरी चोटी पे घुमा के ले आते हैं और कह देते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट है? नहीं, स्कैम ये हो रहा है कि रास्ते में इन पर्वतारोहियों को बेकिंग सोडा खिला दिया जाता है। बेकिंग सोडा खिलाने से जो पर्वतारोही चढ़ रहे हैं उनकी सांस फूलने लगती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ऑक्सीजन की कमी होना उनके लिए मुसीबत पैदा कर गया है, जिसके चलते उन्हें रास्ते से लौटा के लाया जाता है और लगभग $20 मिलियन का रेवेन्यू केवल इस तरह से बेवकूफ बनाकर कमा लिया जाता है। अब $20 मिलियन लगभग 200 करोड़ के आसपास। इस पूरी कहानी को आज हेडलाइन बना है। हेडलाइन है कि एवरेस्ट पर बेकिंग सोडा घोटाला चल रहा है। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को, डिटेल में समझते हैं और कैसे इसमें पैसा कमाया जाता है उसको डिटेल में जानते हैं। क्योंकि अब हेडलाइन है इनसाइड नेपाल फेक रेस्क्यू रैकेट। आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई खर्चा नहीं आता। आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, उसे दबा दीजिए। ये खर्चे वाली बात भी मैं आजकल इसलिए बोलने लगा हूं क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता ये हो गई थी कि सब्सक्राइब करने से हमारे मोबाइल में रखा पैसा अंकित अवस्थी के पास चला जाएगा। नहीं भाई, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे पास आप साथ हैं, ये सूचना है और आपके पास हमारी सूचना पहुंचती रहती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय भारत की शान, भारत के उत्तर पूर्व तक विस्तारित हिमालय। और उसी हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वो पड़ती है नेपाल में। नेपाल में जहां माउंट एवरेस्ट पड़ता है उसके जस्ट उत्तर की तरफ तिब्बत वाला क्षेत्र है, यानी कि चाइना वाला क्षेत्र है। मतलब यह समझिए कि इस पर्वत को नेपाल और चीन का बॉर्डर समझिए। इसमें एक साइड अगर आप नेपाल देख रहे हैं तो दूसरी साइड इसकी चाइना वाली साइड है। अगर आपको इसकी चोटी पर जाना है तो या तो आप नेपाल वाली साइड से चले जाएं या चाइना वाली साइड से चले जाएं। सामान्यतया लोग नेपाल वाली साइड प्रेफर करते हैं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि नेपाल वाली साइड में थोड़े ढलान ठीक हैं, कैंप्स काफी ज्यादा हैं। लोगों के लिए अब इतना ज्यादा इसको एक्सप्लोर कर लिया गया है कि सुविधाएं मिलने लगी हैं। चाइना वाली साइड में क्या है कि वहां बहुत हाइट तक हालांकि कार चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से तेज हवाएं आती हैं। सुविधाओं का अभाव है, इसलिए बड़ी संख्या में जो ट्रैकर्स चढ़ते हैं वो नेपाल वाली साइड से इस पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। इसकी हाइट लगभग 29,000 फीट है, 8,849 मीटर है। और यहां पर मतलब ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक है। माउंट एवरेस्ट की इस हाइट पर पहुंचने के लिए लोग निरंतर प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि वो कीर्तिमान स्थापित करें। इस पूरी चढ़ाई में कई स्टेप्स में चढ़ाई होती है। सबसे पहली जो चढ़ाई होती है यहां पे वो काठमांडू से लेकर लुक्का पहुंचती है, जहां पर खुम्बू घाटी के रास्ते साउथ बेस कैंप तक पहुंचा जाता है। फिर खुम्बू आइसफॉल कैंप 1, 2, 3, फिर साउथ कोल होते हुए समिट पर पहुंचा जाता है, यानी टॉप पर पहुंचा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो रास्ते इन्वॉल्व होते हैं उन पूरे रास्तों में पूरी टीम के रूप में लोगों को ले जाने के लिए काफी सारे शेरपा नेपाल से मिलते हैं जो ट्रैकिंग में मदद करते हैं। यहां पर आप एवरेस्ट बेस कैंप देखते हैं जो कि जमीन से ऑलरेडी 5,000 मीटर यानी 5 किलोमीटर ऊपर है। इसलिए यहां से ऊपर की तरफ खुम्बू ग्लेशियर के बाद कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 होते हुए फिर एवरेस्ट तक पहुंच बनाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में जब आप ट्रैक पर होते हैं तो आपके साथ कुछ लोग ट्रैकिंग में मदद करने के लिए एज ए गाइड प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें नेपाल के अंदर आसानी से पा लिया जाता है। नेपाल में इन्हें शेरपा के रूप से जाना जाता है। ये शेरपा यात्रा में आपके संगी साथी होते हैं। जब ये साथी बनकर जाते हैं,
आप जैसे जैसे ऊंचाई पर चलते चले जाते हैं तो माना जाता है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी लगभग 163 मीटर ऊपर चलने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने लगता है। तो यहां पर ऑलरेडी बर्फ की स्थिति दिखाई देने लगती है, ठंड बढ़ने लगती है और हवा विरल हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, ऑक्सीजन कम होने लगती है। एक्सपेक्टेड होता है कि ऊपर तक पहुंचते पहुंचते 1/3 ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन सरफेस पर सबसे अधिक होती है, हाइट पर पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन कम होने लगती है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने से अधिक का समय लगता है। क्यों? क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के लिए पर्वतारोहियों को पहले एक्लेमेटाइज किया जाता है ताकि वो इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते समय किसी प्रकार से गलती में शिकार ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, उन्हें हाइपोक्सिया ना हो जाए, उन्हें ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। इसीलिए उन्हें पहले बेस कैंप पर रखा जाता है, कम ऑक्सीजन में एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, यानी कि उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी उनका इस तरह से उनको अभ्यस्त कराया जाता है कि कम ऑक्सीजन में भी वो काम चला लें। कम ऑक्सीजन होती है तो आदमी जल्दी जल्दी हांफने लगता है। जब सांस फूलने लगती है किसी व्यक्ति की तो उसे लगता है कि मैं अगर इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो बीमार हो जाऊंगा, और जब बीमार हो जाऊंगा तो फिर उसको पूरी यात्रा बीच में रोककर आनी पड़ेगी। ऐसे में जो पर्वतारोही ऑलरेडी इतनी हाइट तक पहुंच गया है उसे और ऊपर जाना है, तो सबसे बड़ी चुनौती जिसका उसको सामना करना है वो है ऑक्सीजन की कमी। जब वो ऑक्सीजन की कमी का सामना करने के लिए ऊपर होता है तो उसके साथ गैस के भी सिलेंडर्स वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको अंदर से ये फील हो रहा हो कि मेरी सांस अंदर नहीं जा रही, तब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है कि आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, आपको कुछ ऐसा खिला दिया जाए जिससे आपको आपके पेट में सांस लेने में दिक्कत आए। और यह काम कुछ शेरपाओं के द्वारा, कुछ गाइड्स के द्वारा, टूर गाइड्स के द्वारा इन लोगों के साथ किए गए जो पर्वत पर चढ़ रहे थे। मतलब इन्हें भोजन बनाते समय उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया गया। बेकिंग सोडा सामान्यतया खाने को फुलाने में, जैसे इडली वगैरह के अंदर यूज में लिया जाता है ताकि वो फूल जाए, उसका खमीर अच्छे से उठ जाए। यहां पर जैसे ब्रेड के अंदर बेकिंग सोडा का यूज करके उसको फुलाने के रूप में यूज किया जाता है, उसको भोजन में डाल दिया तो वो व्यक्ति के पेट में ऑलरेडी एहसास दिया कि पेट भरा हुआ है। पेट धीरे धीरे आफरा जैसा फील करने लगता है कि भाई अब अपने अंदर सांस नहीं जाएगी। और वो स्थिति जब बनकर आती है, सांस की स्थिति जब आपको लगती है कि गड़बड़ हो रही है, आपको लगता है कि अब कंट्रोल से स्थितियां बाहर हो रही हैं, मुझे बचा लिया जाए। बस इसी को बचाने के नाम पर यहां पर लोगों को इस तरह से हेलीकॉप्टर में, जो बीमार फील कर रहे लोग हैं उन्हें हेलीकॉप्टर में इस तरह रेस्क्यू करके वापस बेस कैंप तक लाया जाता है, या फिर वहां तक लाया जाता है जहां से फिर इन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। आप हेलीकॉप्टर के साथ बंधे तार में एवरेस्ट से रेस्क्यू होते हुए किसी एक व्यक्ति को लटके हुए शायद देख रहे हो। इन्हें उस जगह तक लाया जाएगा हाइट से जहां से फिर इन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब आपके दिमाग में पहला सवाल, तो कुल मिलाकर क्या स्कैम शेरपा ने इसलिए किया कि हेलीकॉप्टर की राइड उसको बेचनी थी? नहीं, यहां जो ये हेलीकॉप्टर पहुंचा है, खेल सारा इसी से हो रहा है। ये केवल रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं है, ये अस्पताल के द्वारा एज ए इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा दिखाई दी है। इसका अर्थ यह है कि ये आपका जीवन बचाने आया है। तो रेस्क्यू, चूंकि आप मरने वाले थे तो आपको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आया है, तो ये अस्पताल की सर्विसेज में शामिल है। अस्पताल ने आपको बचाया, बचाकर यहां से एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल तक ले जाया, और वहां पर आपके चेकअप एंड ऑल सब करके बताया कि आप बहुत बीमार हैं, आपको इलाज में इतना सब कुछ लगेगा। हेलीकॉप्टर से चूंकि बचाव हो रहा है तो थोड़ा उसकी ग्रेविटी भी बनती है, लेकिन इस पूरी ग्रेविटी में जो खेल खेलने वाले लोग हैं वो सारे की सारे टूर गाइड से लेकर के वो अस्पताल के कर्मचारी, रेस्क्यू करने वाले लोग, ये सब मिलकर शामिल होते हैं। फिर पैसा कौन देता है? टेक्निकली तो पैसा देने के लिए ये टूरिस्ट ही है, लेकिन जब आप ऐसे किसी रास्ते पर जा रहे होते हैं तो आप बीमा करा के जाते हैं कि भाई अगर कुछ हो जाए तो मेरी इलाज के लिए बड़ी बीमा राशि देकर के आप यात्रा पर निकलते हैं। बीमा राशि में कि अगर मेरा इलाज महंगा पड़ा, तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का मैंने इलाज का वो ले लिया, तो अस्पताल वाले उस बीमा में 1 करोड़ रुपए का ही बिल बना देते हैं, और उस 1 करोड़ रुपए के बिल में, यानी कि $1 लाख का बिल बना दिया। अब वो जो $1 लाख का बिल बना है, उस बिल का भुगतान करती हैं बीमा कंपनियां, और उस बिल के भुगतान से इस व्यक्ति को लगा कि ये बच गया, अस्पताल की बढ़िया कमाई हो गई। वो जो पैसा बनकर आया, मान लो एक
एक टूरिस्ट से 1 करोड़ रुपए का, तो उसे बांट दिया गया, फिर 20% किसी एक टूर गाइड का, एक कंपनी का, एक रेस्क्यू का, अस्पताल का। इस प्रकार से एक पूरा पूरा रैकेट चलता है। अंदाजा लगाइए कि एक साल में इस तरह की हरकत से 200 करोड़ रुपए तक का पैसा जनरेट कर लिया जाता है। यानी कि जो खर्च करने टूरिस्ट आया है वो तो अलग है। नेपाल में सालाना 10 मिलियन के आसपास टूरिस्ट आता है। माना जाता है कि यहां पे बड़ी संख्या में टूरिस्ट आता है। वो नंबर एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे। लेकिन उनमें से पहाड़ों पर लगभग 60,000 टूरिस्ट जाना चाहता है हाइट पर। उनमें से लगभग 600 टॉप तक पहुंच पाता है। और उस पूरी प्रक्रिया में ये सारा खेल होता है। और इसी खेल को करके रेस्क्यू के नाम पर बड़े सारी कंपनियां चल रही हैं। इन्हें मरीजों को इस तरह से ले जाकर अस्पताल ले जाना, उनका इलाज कराना। जब ये बात बीमा कंपनियों को पता चली कि साहब ये तो तगड़ा हो रहा है, अस्पताल वालों ने ये तक चेक कर रखा, तरीका अपना रखा है, एक ही हेलीकॉप्टर में 4 लोगों को भरकर ले आए, उन चारों के लिए दिखा दिया कि 4 बार हेलीकॉप्टर गया था। इस तरह की चीजें निकलकर नेपाल में बाहर आई। नेपाल में जब ये बात बाहर आई तो इंटरनेशनल मेडिकल असिस्टेंस कंपनीज ने इस चीज को पकड़ना शुरू किया 2019 में कि कुछ तो गड़बड़ है। 2018 में ये मामला पहली बार उजागर हुआ। धीरे धीरे इंश्योरेंस कंपनीज ने इस मामले की जांच करवाना शुरू किया। मामले में समझ में आया पहली बार में कि साहब 171 मामले तो फर्जी हैं। आप जानकारी 10 मिलियन नहीं, 1.19 मिलियन, यानी कि 10 लाख से 12 लाख के बीच में हर साल नेपाल में टूरिस्ट आता है। ऐसे में अगर यहां पर आया हुआ टूरिस्ट इस प्रकार का स्कैम का शिकार हो रहा है तो बीमा कंपनियों ने नेपाल जाने वाले यात्रियों के बीमा करने से इनकार कर दिया कि वहां पर बीमा के नाम पर स्कैम हो रहा है। बस इसी को लेकर के नेपाल सरकार भी चेती। नेपाल सरकार ने फिलहाल उन सभी लोगों पर जो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जानकारी आपके लिए काम की हो सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की ट्रैकिंग में जा रहा हो तो उसे समझाएं। और इस तरह से लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करके, लोगों को बीमार करके, अस्पतालों में ये घटनाएं बहुत कॉमन सुनने को मिली थी, लेकिन एडवेंचर पर जब ये घटना सुनने को मिलती है तो हौसलों में थोड़ी चुनौती बढ़ जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट